आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है डीएनए के प्रतिकृतिकरण के दौरान इसके दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं। इनमें से प्रत्येक सूत्र नए सूत्रों के संश्लेषण के लिए सांचे का कार्य करती है। इस प्रकार प्रतिकृतिकरण कहलाता है। ऑप्शंस हैं असंरक्षी, अर्धसंरक्षी, लचीला या फिर संरक्षी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बारे में। तो लिख लेते हैं डीएनए प्रतिकृतिकरण। अब डीएनए प्रतिकृतिकरण को डीएनए संश्लेषण भी कहा जाता है। जो डीएनए का निर्माण है वह होता है कोशिका चक्र की। तो यहां हम लिखेंगे डीएनए प्रतिकृतिकरण जो है यह कहां होता है, यह कोशिका चक्र जो है। तो लिखते हैं कोशिका चक्र की अंतरावस्था की। तो लिख लेते हैं अंतरावस्था, जिसे कि इंटरफेज भी कहा जाता है। अंतरावस्था की जो एस प्रावस्था होती है, तो लिख लेते हैं एस प्रावस्था जो है, इसमें ये जो डीएनए प्रतिकृतिकरण है यह होता है। एस प्रावस्था को संश्लेषण प्रावस्था या फिर सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए जो है यह क्या होता है, यह द्विसूत्री होता है। तो लिख लेते हैं यह क्या होता है, यह द्विसूत्रीय होता है, अर्थात इसमें दो रज्जू पाई जाती हैं। तो लिख लेते हैं दो रज्जू पाई जाती हैं और दोनों रज्जू जो हैं एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं। और प्रति समानांतर होने के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी होती हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये क्या होती हैं, ये एक दूसरे के प्रति समानांतर तथा पूरक होती हैं। तो लिख लेते हैं तथा पूरक होती हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, डीएनए के प्रतिकृतिकरण के दौरान इनके दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं। इनमें से प्रत्येक सूत्र नए सूत्रों के संश्लेषण के लिए सांचे का कार्य करती हैं। तो ये जो दो सूत्र हैं ये क्या होते हैं, डीएनए प्रतिकृतिकरण के दौरान क्या हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दोनों सूत्र जो हैं ये क्या होते हैं, या दोनों रज्जू जो हैं, सूत्र या रज्जू जिन्हें कहा जाता है, दोनों रज्जू क्या हो जाते हैं डीएनए प्रतिकृतिकरण के दौरान। तो लिखेंगे यहाँ डीएनए प्रतिकृतिकरण के दौरान पृथक हो जाते हैं। तो लिखेंगे पृथक हो जाते हैं तथा प्रत्येक रज्जू जो है, तथा प्रत्येक एक सूत्रीय रज्जू जो है, तो लिख लेते हैं प्रत्येक रज्जू नए डीएनए या नए सूत्र के संश्लेषण के लिए, नए सूत्र या रज्जू के संश्लेषण के लिए क्या करता है, यह टेम्पलेट या सांचे का कार्य करता है। तो लिख देते हैं सांचे का कार्य करता है। तो इसे यदि हम समझें चित्र के द्वारा, तो इस प्रकार से मान लीजिए ये डीएनए है हमारे पास, ये जनक डीएनए है। तो लिख लेते हैं ये है जनक डीएनए। तो इसके क्या होते हैं, ये दोनों सूत्र जो हैं ये अलग हो जाते हैं, ये एक साथ अलग नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे अलग होते हैं। और इनके जो अलग हुए एक रज्जू जो हैं, इन दोनों पर ही क्या होता है, नए डीएनए खंडों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से 5' सिरे से 3' सिरे की ओर नए खंडों का निर्माण हो जाता है। एक पर तो सतत होता है और दूसरे पर होता है यह असतत। और डीएनए लाइगेज जो है इनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो क्या होगा कि प्रत्येक रज्जू जो है ये दोनों अलग अलग हुए हैं रज्जू, ये क्या करता है, सांचे की तरह कार्य करता है। और ये नव संश्लेषित रज्जू होते हैं हमारे पास। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये होते हैं नव संश्लेषित रज्जू, या हम कह सकते हैं इन्हें सूत्र कह सकते हैं। तो यहाँ पर सांचे की तरह कार्य कर रहे हैं पुराने जनक डीएनए के रज्जू। तो इस प्रकार की जो प्रतिकृतिकरण है इसे क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब ये दोनों अलग हो जाएंगे, यह क्रिया संपन्न हो जाएगी, तो नए जो डीएनए बनेंगे, नए जो दो उत्तरी डीएनए बनेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर इसकी बात करें, ये जो डीएनए है तो इसके पास क्या होता है, एक जो सूत्र है यह क्या है, यह जनक सूत्र है। तो लिख लेते हैं यह तो है
जनकीय सूत्र, और दूसरा सूत्र जो है यह क्या होता है, नया संश्लेषित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो नव निर्मित, तो यहां हम लिखते हैं नव निर्मित जो डीएनए है, नव निर्मित डीएनए अणु जो होते हैं उनके अंदर एक जो सूत्र है तो वो किसका होता है, एक सूत्र तो होता है जनकीय, तो लिख लेते हैं एक सूत्र तो जनकीय सूत्र है, तो यहां लिखेंगे जनकीय होता है। और जो दूसरा सूत्र होता है तो लिख लेते हैं दूसरा जो सूत्र है, दूसरा सूत्र जो है यह होता है नवनिर्मित, तो लिख लेते हैं ये होता है नवनिर्मित। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जनक का एक सूत्र होने के कारण इसे अर्ध संरक्षी प्रकृति कहा जाता है, क्योंकि जनक का एक सूत्र जो है वह नवनिर्मित डीएनए में क्या रहता है, वह संरक्षित रहता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है असंरक्षित, तो ये असंरक्षी प्रतिकृतिकरण नहीं है, यह जो प्रतिकृतिकरण होता है यह होता है अर्ध संरक्षी प्रतिकृतिकरण। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक सूत्र जो है यह संरक्षित हो रहा है, जबकि असंरक्षी में कोई भी सूत्र जो है संरक्षित नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी दे रखा है अर्ध संरक्षित, तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ऑप्शन हमारे पास सी दिया गया है लचीला, तो यह लचीला भी नहीं होता है, यह बिल्कुल अर्ध संरक्षी प्रतिकृतिकरण होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन डी दिया गया है संरक्षी। अब संरक्षी में होता है कि पूरा का पूरा जो जनक डीएनए है यह संरक्षित हो जाएगा, परंतु ऐसा भी नहीं होता है। नवनिर्मित डीएनए जो होते हैं, जो दो पुत्री डीएनए जो होते हैं, उनके अंदर आधा भाग जो है जनक डीएनए का होता है, अर्थात एक रज्जु जो है उनके अंदर ये जनक डीएनए का होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।